नमस्कार। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में जनसभा कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चुनाव भी किस एजेंडा पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। इनका एजेंडा है सीएए को रद्द करेंगे। इनका एजेंडा है भ्रष्टाचार पर जो कड़े कानून बने उन्हें रद्द करेंगे। क्या ये सब करने के लिए आप कभी भी ये इंडी अलायंस वालों को, सपा कांग्रेस वालों को एक भी वोट देंगे क्या? देंगे क्या? क्या देश को दिशा देने वाली प्रयागराज की धरती को इन लोगों की हरकत मंजूर होगी क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वालों का, सपा कांग्रेस वालों का सुशासन से और हमारी आस्था से 36 का रिश्ता है। भारत का कोना कोना इस बात की गवाही देता है कि इंडी गठबंधन वालों से विकास नहीं हो सकता। आप यहां प्रयागराज में होने वाले कुंभ का ही उदाहरण देखिए। सपा कांग्रेस के समय क्या होता था? भीड़ में भगदड़ मच जाती थी। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। हर तरफ अव्यवस्था होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रही है। अगर कुंभ के लिए ज्यादा कुछ करते दिख गए तो कहीं उनका वोट बैंक बुरा न मान जाए। इन लोगों को वोट बैंक का इतना डर सताता था। सपा कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन होता था। आप मुझे बताइए, राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले ये लोग राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया कहने वाले ये लोग अगले साल होने वाले कुंभ को क्या कभी अच्छे से करने देते क्या? साथियों, मोदी का मंत्र है विकास भी, विरासत भी। अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। अब निषाद राज के श्रृंगवेरपुर का विकास भी किया जाएगा। श्रृंगवेरपुर राम वनगमन पथ का प्रमुख तीर्थ बनेगा। क्या सपा कांग्रेस वाले कभी भी ये काम करेंगे क्या? सपा कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी दिखता नहीं है।
कांग्रेस तो आजादी का सारा श्रेय भी एक परिवार को देना चाहती है। आपको मालूम होगा, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे, स्टैच्यू मोदी ने बनवाया, लेकिन एक कांग्रेस का परिवार उस तरफ जाने का उनको डर लगता है कि इतने बड़े स्टैच्यू का अगर परछाया भी उन पर आ जाएगा तो शायद उनके लिए आफत आ जाएगी। साथियों, सपा और कांग्रेस का चरित्र ही विकास विरोधी है। सपा कांग्रेस के समय प्रयागराज से बहुत भेदभाव हुआ। आपको याद है ना, कैसे बिजली के लिए यहां के लोगों को तरसा कर रखा जाता था। हर दुकान के बाहर जनरेटर का शोर और धुआं रहता था। आज हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारी भाजपा सरकार में तो हर जिले को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। 2017 से पहले हमारे किसान भाई बहन रात रात भर जगकर खेत में सिंचाई करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में एक जनसभा कर रहे थे, जहां उन्होंने इंडिया अलायंस पर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस कभी भी विकास नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। साथ ही भ्रष्टाचार पर जो मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं उनको वो रद्द करना चाहती है, और साथ ही राम मंदिर का जो उन्होंने बहिष्कार किया था वो भी विपक्ष ने ही किया था। और साथ ही सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी विकास की इनकी नीति नहीं रही है। आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के प्रयागराज और बिहार के मोतिहारी, महाराजगंज में जनसभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन पर पीएम ने साधा निशाना, कहा इनकी पहचान सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। भाजपा के दिग्गज जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में किया रोड शो। अमित शाह ने ओडिशा के संबलपुर, क्योंझर में, तो राजनाथ सिंह ने झारखंड के बोकारो में ठोका खम, और योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सिद्धार्थनगर में भरी हुंकार। आजमगढ़ के सराय मीर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान हंगामा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। जालंधर कैंट से पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल। मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर थामा बीजेपी का दामन। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में जांच के लिए एसआईटी का गठन। विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अंतरिम जमानत याचिका की खारिज, कल फिर होगी सुनवाई। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण गर्मी का प्रकोप। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। गर्मी से बचाव के लिए लोग अपना रहे हैं अलग अलग तरीके। दक्षिण भारत की ओर बढ़ा मॉनसून।
और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को थाईलैंड ओपन में जीत का मिला इनाम। BWF द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची भारतीय पुरुष युगल जोड़ी। और आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब कांग्रेस के नेता की बिहार के लोगों पर की गई अभद्र टिप्पणी पर उन्हें घेरा। बिहार के महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का मंच बताया। उन्होंने इसे सांप्रदायिक और घोर जातिवादी और परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों का भला सोचते हैं। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनमें तीन बुराइयां एकदम साफ नजर आती है, कोई अपवाद नहीं है। ये तीन बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये तीन क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक देश को जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। ऐसे लोग बस देश बांट सकते हैं, ऐसे लोग देश का खजाना लूट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के केओंझर में चुनावी जनसभा की। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी कल्याण के लिए मोदी सरकार ने बजट बढ़ाया, साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। आदिवासी बच्चों के लिए 740 एकल विद्यालय बनाए, एकलव्य विद्यालय बनाए। 1 लाख आदिवासी बच्चे ये रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 40,000 आदिवासी शिक्षकों की भर्ती की। और इसके साथ साथ मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। सिकल सेल एनीमिया के लिए एक मिशन बनाकर 10 साल के बाद एक भी आदिवासी बच्चे को सिकल सेल न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के बोकारो में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा नेता ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो वे गरीबी दूर करेंगे। इन्होंने केवल गरीबी हटाने की बात की, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वह भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है, वह कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सराय मीर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में उनके आने के बाद जमकर बवाल हुआ। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा जब उपद्रव शुरू कर दिया गया, तब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गईं और कुर्सियों से एक दूसरे पर वार किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगे थे। पुलिस कर्मियों को स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और किसी प्रकार से लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। बता दें कि 6वें चरण में आजमगढ़ में 25 मई को मतदान को लेकर अखिलेश यादव की जनपद में ये पहली जनसभा थी, लेकिन इसमें जिस प्रकार से हंगामा हुआ उसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि काफी मुशक्कत के बाद जनसभा को फिर से शुरुआत की गई। अखिलेश यादव ने अपनी बातों को भी रखा। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का धुआंधार प्रचार जारी है। इस कड़ी में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से बातचीत की। पश्चिम बंगाल की सियासत में सुवेंदु अधिकारी का नाम न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में चर्चित है। नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की तरफ से और राष्ट्रीय राजनीति में ये बड़ी पहचान रखते हैं। आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में किस तरह का परिदृश्य यहाँ देखेंगे हम। डिस्ट्रिक्ट में जो दोनों सीट है दोनों मोदी जी की ओर जाएगा और ममता बनर्जी खुद यहाँ चुनाव हारी नंदीग्राम में। ये दोनों सीट भारी मत से भाजपा प्रत्याशी जीतने वाला है और मोदी जी को जो आंकड़ा 400 उनको मिलेगा उसमें जरूर कौंटाई और तमलुक रहेगा। आपने ऐसा क्या मैजिक चलाया कि बंगाल में आप एक तरफ से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं और सत्ताधारी दल को बड़ी चुनौती मिल रही है? ये पूरा श्रेय बंगाल की जनता की मैं देता हूं। बंगाल की जनता 2021 का चुनाव का बाद 57 बीजेपी कार्यकर्ता के ये लोग माने मर्डर कर दिया। 1 लाख से ज्यादा हिंदू को बंगाल से भगा दिया, बीजेपी को वोट दिया। इसलिए इतना अत्याचार किया, उसका बाद भी खास करके नौजवान
और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हिंदू समाज, ये सब एकजुट होकर इस जो भ्रष्टाचारी शासन है, परिवारवादी शासन है, इसका खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आपका लक्ष्य इस बार कितना है और कितना मैजिक आपका चल पाएगा? अमित शाह जी ने, जिन्होंने देश का पॉलिटिकल चाणक्य को बताता है, अमित शाह जी आयरन मैन, उन्होंने कुछ दिन पहले एक पब्लिक मीटिंग में बताया मुझे 30 कमल चाहिए और जितना भी भ्रष्टाचारी बाकी है उसको जेल के अंदर करागे और जितना भी गुंडा है शाहजहां का माफी उसको उल्टा झुला के सीधा करने का काम भाजपा ही करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जिनका मानना है कि केंद्र में 400 पार के नारे के साथ राज्य में 30+ सीटें लेने का इनका न केवल लक्ष्य है बल्कि जी जान से मेहनत कर इसको हासिल करने के लिए पूरी तरह से वो तत्पर भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। चुनाव में बंगाल का जादू और फिल्मी बुखार सर चढ़ के बोलता है, लेकिन बीच बीच में चुनावी हिंसा लोकतंत्र के इस महोत्सव का मजाक किरकिरा भी कर देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सुपरस्टार मिदनापुर के एक रोड शो में। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल के रोड शो में अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से खास बातचीत की। मैं इस वक्त मिदनापुर में हूं और यहाँ चल रहा है एक रोड शो जिसमें बंगाल के, भारत के सुपरस्टार है मिथुन दा, जिन्हें हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। मिथुन दा, आपके आने से बीजेपी के ये जो कैंपेन है उसमें एक नया करंट आ गया है। ये अच्छी बात है और मेरे आने से उत्साह, लोगों में गरमाइश पैदा हो गई है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मिथुन दा, ये जोश की वजह क्या है इस बार क्या नया है? देखिए, वजह तो है एक मोदी जी, ये मोदी मैजिक है, और दूसरा है रामलाला का अयोध्या में फिर से आना। तो 22 तारीख के बाद सनातन जाग उठा है, चाहे आप माने या नहीं माने, क्योंकि सनातन हमारे देश का जो है ना जड़ है। जैसे हम कहते हैं हम सनातन, हम बहुत गर्व से कहते हैं हम सनातन। तो सनातन जब तक जाग उठाए तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। एक आम आदमी के तौर पे आप बंगाल की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, वेस्ट बंगाल में परिवर्तन बहुत जरूरी है और इस बार नहीं हुआ तो वेस्ट बंगाल का फ्यूचर बहुत खतरनाक होने जा रहा है। अगर हम ममता सरकार की बात करें तो किस तरह का खतरा आप बंगाल के लिए देखते हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं बदलाव बहुत जरूरी है। खतरा ऑल साइड इस कल्चरली, इट इज द ओनली पार्टी हु डिपेंडेंट ऑन करप्शन। इनका वोट बैंक ही करप्शन है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ 24 मई की एक विरोध रैली में बहरामपुर भारत सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष कार्तिक महाराज हिस्सा लेंगे। इससे पहले सोमवार को भारत सेवाश्रम संघ के संत कार्तिक महाराज सीएम ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। नोटिस में उन्होंने मुख्यमंत्री से 4 दिन के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कार्तिक महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए दावे बिल्कुल झूठ और गुमराह करने वाले हैं। मैंने केवल भारत की संस्कृति और धर्म के बारे में बात की है। पूरे पश्चिम बंगाल में लाखों लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने साधुत्व प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का श्राद्ध किया है, इसलिए मुख्यमंत्री मेरे बारे में क्या कहती हैं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बता दें कि हुबली और आरामबाग की एक जनसभा में ममता बनर्जी ने कहा था कि वे कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती हैं, क्योंकि वे दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और उनके भिक्षुओं पर ममता बनर्जी की तीखी टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में एक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि सभी संप्रदाय और पंथों के हिंदू संत शुक्रवार को बाग बाजार निवेदिता पार्क में स्वामी विवेकानंद के जन्मस्थान तक संत स्वाभिमान यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि राजनीति को अलग रखें तो भी टीएमसी को एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या कदम उठाया है। ऐसे भक्तों के क्रोध से कोई भी बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, जिनकी इस उद्देश्य को प्रति प्रतिबद्धता निस्वार्थ है।
वास्तव में ममता बनर्जी को संतों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इस्लामिक धार्मिक संघों को अपने अनुयायियों से टीएमसी को वोट देने के लिए कहने वाले फतवे जारी करने से भी रोकना चाहिए। ममता बनर्जी को धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए और हिंदुओं का अपमान करना बंद करना चाहिए। इस बार ममता बनर्जी ने जो किया है वह उन्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। बहुत हो गई उनकी हिंदू विरोधी बयानबाजी। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ खबरें। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।